श्रद्धा हत्याकांड एक ऐसा हत्याकांड जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। वजह क्या थी? ऐसा नहीं है कि देश में या देश की राजधानी दिल्ली में पहली हत्या हुई है। आए दिन दिल्ली में या पूरे देश में हत्याएं होती रहती हैं। महिलाओं की, बच्चियों की, बेटियों की लगातार हत्याएं होती है। जघन्य अपराध होते रहते हैं। वो घर से लेके दफ्तर तक, गली से लेके सड़कों तक वो सुरक्षित नहीं है। तो फिर श्रद्धा हत्याकांड में इतना हो हल्ला क्यों? इसकी वजह भी मैं आपको बताऊंगा। उसके लिए आपको महाराष्ट्र के पालघर चलना होगा, जहां से श्रद्धा की ये कहानी शुरू होती है। और कहानी शुरू होती है और खत्म होती है 35 टुकड़ों पर। जी हां, श्रद्धा के आफताब ने, उसके प्रेमी ने, उसके साथी ने 35 टुकड़े करके जंगलों में, महरौली के जंगलों में फेंक दिया, दिल्ली के सुनसान इलाकों में फेंक दिया। क्या थी पूरी कहानी, वो बताने के लिए मैं आया हूं। और आज जब आया हूं, खबरें नहीं, कहानी लेकर मैं आया हूं। आज नया शो है, कहानी नई है, दर्द भरी एक कहानी है, लेकिन बताऊंगा, हर पहलू को आपको सामने मैं रखूंगा ताकि आप सचेत हो, सुरक्षित हो। जब सो जाता है सारा शहर, तो जागते हैं क्राइम के सौदागर। लेकिन अब चलेगा हंटर, होगा क्राइम का पोस्टमार्टम। देखना ना भूलें खास कार्यक्रम क्राइम का पोस्टमार्टम। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पोस्टमार्टम जुर्म का। जी हां, नया एपिसोड है हरियाणा आज का। पोस्टमार्टम आपने सुना होगा कि डॉक्टर पोस्टमार्टम करते हैं डेड बॉडी का। यहां पर हरियाणा आज में हम करेंगे पोस्टमार्टम जुर्म का। तो हमारा नया शो पोस्टमार्टम जुर्म का है, जिसमें खबरें नहीं, कहानियां होंगी। जुर्म से जुड़ी कहानियां होंगी, क्राइम से जुड़ी कहानियां होंगी, उस दर्द से जुड़ी कहानी होंगी जिसको आप जानना चाहते हैं, करीब से समझना चाहते हैं। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट यशपाल कंचन वो कहानियां लेकर आऊंगा। वो कहानी श्रद्धा की होगी, वो कहानी निर्भया की होगी, वो कहानी होगी आप और हमारे बीच से। कहानी वो जिसे देखकर, जिसे सुनकर आप सचेत होंगे, आप सुरक्षित रहेंगे। यही मकसद है हरियाणा आज का। तो दोस्तों, शुरू करते हैं श्रद्धा की कहानी। भले ही श्रद्धा का आरोपी हत्यारा आज पकड़ा गया है, पुलिस जद्दोजहद कर रही है उस लाश के 35 टुकड़ों को ढूंढने में। तालाब से सर ढूंढा जा रहा है, आरी जिससे टुकड़े किए गए वो ढूंढी जा रही है। लेकिन क्या आपको पता है कि कहानी शुरू कहां से होती है? आज वही बताने वाला हूं। कहानी शुरू होती है महाराष्ट्र के पालघर से। जी हां, पालघर में रहती थी श्रद्धा अपने परिवार के साथ। उसके परिवार में कौन कौन थे वो भी मैं बताऊंगा। पालघर के महाराष्ट्र में विकास पोलकर इलेक्ट्रिक की दुकान चलाते हैं, जो श्रद्धा के पिता हैं। घर में एक मां है सुमन देवी, एक भाई है 23 साल की, और श्रद्धा की उम्र 27 साल। अपने परिवार के साथ रहती थी, खूब मजे में रहती थी। यहां पर मैं आपको बता दूं कि जो उनके पिता है विकास पालेकर, वो अलग रहते हैं। श्रद्धा और उसका भाई अपनी मां के साथ अलग रहते हैं। अब कहानी में मोड़ आता है जब 2018 में श्रद्धा काम करने के लिए मुंबई आती है। जी हां, वो भी मैं आपको बताऊंगा। 2018 में मुंबई के मलाड में किराए के मकान में वो रहती है, और वहीं के बगल में वो काम के लिए एक सेंटर, एक ऑफिस ज्वाइन करती है। उसी ऑफिस में आफताब पूनावाला की मुलाकात होती है। वो एक कॉल सेंटर में जॉब कर रहा होता है, वहीं पर श्रद्धा से मिलती है। उसके बाद उनमें दोस्ती होती है। कुछ महीने तो नॉर्मल चलता है, उसके बाद
वो जो दोस्ती है वो प्यार में बदल जाती है। ज्यादा वक्त नहीं लगा प्यार में वो दोस्ती बदलने में। उसके बाद अंजाम क्या हुआ वो आपके और हमारे सामने है। मैं बार बार जिक्र करता रहूंगा क्योंकि जो भी बहनें ये वीडियो देखेंगी उनको सावधान होना होगा, उन्हें सुरक्षित रहना होगा, क्योंकि 35 टुकड़ों में वो श्रद्धा बटी है। कहानी 2018 से शुरू होती है। कॉल सेंटर में दोनों जॉब करते थे, वहां काम करते थे। दोस्ती प्यार में बदली। उसके बाद वो दोनों लिव इन में वहां रहने लग जाते हैं। यहां तक सब ठीक चल रहा था। इसी दौरान होता क्या है कि जो श्रद्धा है वो अपने घर पर जाती है। घर पर जब वो पहुंचती है एक लंबे अंतराल के बाद, तो अपनी मां के सामने वो बात रखते, क्योंकि आपको पता है कहानी में मैंने जैसे आपको बताया कि पिता विकास पालेकर अपना अलग रहते हैं। तो अपनी मां को वो कहती है कि आफताब मेरा मित्र है, मैं उसके साथ शादी करना चाहती हूं। दूसरे धर्म से होने की वजह से सुमन देवी जो श्रद्धा की मां है वो मना कर देती है। वो कहती है कि रिश्तेदार नहीं मानेंगे, समाज क्या कहेगा। लेकिन श्रद्धा अड़ जाती है। वो कहती है कि वो उससे प्यार करती है और वो उसी से शादी करेगी। इस बात पर अनबन इतनी बढ़ती है कि वो अपना सामान लेकर वापस मलाड मुंबई आ जाती है। इसके बाद क्या हुआ वो भी बताऊंगा, लेकिन मैं बता दूं कि वो लौट आती है मलाड। वहां पर लिव इन में वो रह रही थी आफताब के साथ। और आफताब का पूरा नाम मैं बता दूं, आफताब अमीन पूनावाला, जो मलाड का ही रहने वाला था, वहीं पर नौकरी करता था। उसके पास लौट आती है। उसके बाद होता क्या है, जनवरी 2020 में, जी हां जनवरी 2020 में श्रद्धा की मां की मौत हो जाती है। जैसे ये खबर श्रद्धा तक पहुंचती है तो वो अपने घर आपको जैसे मैंने बताया कि पालघर में है, वहां पालघर में वो पहुंचती है। अपनी मां की जो क्रियाक्रम की जो सारी विधि होती है उसको पूरा करती है। वहां पर वो कुछ दिन रुकती है। अपने पिता से वो संपर्क में आती है क्योंकि मां की मौत हुई थी। अपने भाई के संपर्क में आती है और वो सारे क्रियाक्रम को निपटाकर, जो संस्कार की जो विधियां होती है उनको निपटाकर दोबारा से वो मलाड आ जाती है। उसके बाद उनके पिता जो विकास पालेकर हैं, उन्होंने बताया कि 2 बार श्रद्धा से फोन पर बात हुई और उन्होंने फिर से उन्हें वही आग्रह किया कि वो वापस लौट आए। लेकिन पता है श्रद्धा ने बिल्कुल साफ जवाब दे दिया कि वो अब लौट के नहीं आएगी। वो अपनी जिंदगी आफताब के साथ बिताना चाहती। इधर उनका प्यार बढ़ रहा था, दिनों दिन वो अपने साथ खुश थे। परिवार को छोड़ दिया था, कोई मलाल श्रद्धा को नहीं था। यहां तक सब ठीक चल रहा था। उसके बाद होता क्या है वो भी बताऊंगा। श्रद्धा का परिवार चाहता था कि श्रद्धा लौट आए, उन्हें उसकी चिंता भी थी। इसके लिए वो लगातार फोन तो नहीं करते थे, क्योंकि पिता ने कहा कि 2 बार बात हुई है जब से श्रद्धा उनके पास से गई थी। लेकिन ये माध्यम, सोशल मीडिया माध्यम बना परिवार का कि वो श्रद्धा की खुशहालमती, कुशल अक्षेम जान सके और जान सके कि वो ठीक है नहीं। सोशल मीडिया पर जो स्टेटस श्रद्धा लगाती थी उसके जरिए उनको पता चलता कि श्रद्धा जहां भी है ठीक है, सुरक्षित है, तो उन्हें सुकून होता। वक्त गुजरता गया, धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और अब इधर आफताब के परिवार वाले, रिश्तेदार भी उसे टोकने लगे थे। वो कहने लगे थे कि तुम लिव इन में जो रहते हो उससे दूर हो जाओ, ये शादी हो नहीं सकती, क्योंकि वो भी शादी करना चाहता था। कहीं ना कहीं दबाव अब आफताब पर भी था। तो तब उन दोनों ने क्या फैसला किया, 8 मई 2022 को, जी हां जिस साल में यह हत्याकांड हुआ है, हत्या हुई है, उसी 8 मई को दिल्ली पहुंच जाते हैं। और कहां पहुंचते हैं, दिल्ली के एक होटल, पहाड़गंज के एक होटल में। 9 मई को वो पहुंचते हैं, 8 मई को चलते हैं, 9 मई की वो पहुंच जाते हैं, पहाड़गंज के एक होटल में रुकते हैं।
10 मई जब होती है तो फिर वो एक दूसरा होटल बदलते हैं और वहां पर चले जाते हैं रहने के लिए। अब उन्हें लगता है कि होटल में रहना खर्चीला है, महंगा है, तो वो एक दोस्त है उनका जो मुंबई में पहले रहता था, महाराष्ट्र में रहता था, उनके साथ नौकरी करता था, छतरपुर में वो रहता था, उसके घर चले जाते हैं और कुछ दिन के लिए वहां पर रहते हैं। उसके बाद वो दोस्त कहता है कि क्यों ना तुम छतरपुर में ही एक मकान ले लो और रहो। तस्वीरों में जो मकान आप देख रहे हैं, ये जो घर है, ये D93/1 D93/1 ये मकान है, किराए पर ये लिया गया है। उसके बाद होता क्या है, 12-13 मई की बात, जो बाद में पुलिस के बयान दिए थे आफ्ताब ने, उन्होंने बताया कि 12-13 मई की बात है। श्रद्धा दबाव बनाने अब लगी थी कि हम शादी के बंधन में बंध जाएं। तकरीबन 3 साल हो चुके हैं। श्रद्धा ने कहा कि क्यों ना हम अब शादी कर लें, लेकिन आफ्ताब इसे टालता रहा। उसके मन में क्या चल रहा था ना तो श्रद्धा भांप सकी, ना अभी तक पुलिस भांप सकी है, ना हम और आप भांप सके हैं। इसके बाद होता क्या है कि 3 साल की दुहाई दी, हम रिलेशन में हैं, हमें शादी में बंध जाना चाहिए, श्रद्धा ये कहती है, लेकिन आफ्ताब टालना चाहता है। उसके मन में क्या चल रहा हम नहीं कह सकते। झगड़े बढ़ रहे हैं, आए दिन झगड़े हो रहे हैं। वजह एक थी, शादी करनी है, श्रद्धा कहती है, आफ्ताब कहता है अभी नहीं करनी है या नहीं करनी है। इसी पर कशमकश चलता रहता है। झगड़े बढ़ते गए, सुलह होती रही, ऐसे ही दिन बीतते रहे। आज सुबह झगड़ा हुआ है तो शाम को सुलह हुई है, रात को झगड़ा हुआ है तो फिर सुबह सुलह हुई है, ऐसे चलता रहा। फिर दिन आता है सितंबर। देखिएगा, मैं अब आपको बताना चाहूंगा कि ये हत्याकांड हुआ था 18 मई को, लेकिन मैं 18 मई पर अभी नहीं जाऊंगा। मैं सीधा आपको एक बार सितंबर पर, इस सितंबर में लेकर जाऊंगा, जहां पर पीछे जो घटनाक्रम घटा उसके बारे में बता दो। सितंबर में होता क्या है कि उसके परिवार ने, उसके पिता ने, उसके भाई ने चिंता अपनी बेटी की, अपनी बहन की थी, दोस्तों से संपर्क किया और दोस्तों ने परिवार से, जो उसके भाई से, उससे संपर्क किया कि श्रद्धा का फोन नहीं लग रहा, श्रद्धा से बहुत टाइम हो गया है, 4-6 महीने हो गए, संपर्क नहीं हो रहा, क्योंकि श्रद्धा की तो मौत हो चुकी थी, हत्या हो चुकी थी। अब होता क्या है कि उसके दोस्त उसके भाई को फोन करते हैं, श्रद्धा कहाँ है? वो कहते हैं श्रद्धा हमारे संपर्क में नहीं है, हम फोन करते हैं, फोन नहीं मिलता है। वो दोस्तों के संपर्क में होती थी, आपके संपर्क में नहीं है। दोस्तों ने कहा नहीं, तो यहां से कहानी बदलती है। जो पिता है विकास पालेकर, वो जाते हैं थाने में, वहां का जो लोकल थाना है पालघर का, वहां पर पहुंचते हैं, वहां पर एफआईआर दर्ज कराते हैं कि मेरी बेटी गुम है, मिसिंग है, वो खो गई है। पालघर में, तारीख याद रखिए दोस्तों, 18 मई को हत्या होती है और सितंबर में जाकर एफआईआर दर्ज होती है। एक लंबा टाइम, लंबे कई महीने वहां पर बीत जाते हैं। 5वें महीने की घटना है, हत्या हुई है और उसके बाद 9वें महीने में जाकर एफआईआर दर्ज होती है पालघर में, जबकि हत्या हुई है महरौली में। वो भी बताऊंगा यहां तक कैसे पहुंचे। उसके बाद वहां पर जब सितंबर में जब एफआईआर दर्ज करा दी जाती है तो वो कहते हैं कि बेटी कहाँ रहती थी? उन्होंने कहा छतरपुर, महरौली का इलाका पड़ता है, महरौली थाना आता है। तो वहां पर 9 नवंबर को महरौली थाने में पिता और बेटा उनका पहुंचता है, यानी श्रद्धा का भाई। वो जो 0 एफआईआर दर्ज की गई थी उसे लेकर पहुंचते हैं और वहां पर थाना एक्टिवेट होता है, मुस्तैद होता है और शक के बिना पर वो उसके साथी जो आखिरी में उसके साथ रहा था, आफ्ताब को उठाते हैं। और ये घटना है 18 मई की। अब 18 मई पर दोबारा आते हैं। 18 मई को हुआ क्या था? 18 मई को फोन बंद हो गया था श्रद्धा का, कॉल भी नहीं हो रही थी और बताया जाता है कि उसके बाद से फोन बंद हो गया, सिंगल कॉल भी नहीं गई। दोस्त और परिवार उसको ढूंढते रहे। पुलिस जब वहां पर पहुंची तो वो पता भी उनको मिल गया D93/1 का।
जहां पर श्रद्धा और आफताब रहते थे। पुलिस वहां पर पहुंची तो वहां पर आफताब उनको वहीं मिला है। आफताब से पूछा गया तो उसने कहानियां बनाई, कहानियां सुनाई। पुलिस का काम है, वो कहानियां मुजरिम उनको सुनाते हैं, बट वो विश्वास नहीं करते, उनकी अपनी थ्योरी होती है। लेकिन जब आफताब ने जो कहानी सुनाई उसे सुनकर पुलिस भी दंग रह गई, सन्न रह गई। आप और हम भी, जब ये मीडिया में बातें आई, पूरी दुनिया में जब बातें सामने आई तो सभी सन्न रह गए, क्योंकि एक लड़की की 35 टुकड़े कर दिए गए। कितना जघन्य वो अपराधी होगा, कितना जघन्य वो अपराध होगा जिसमें एक शरीर के 35 टुकड़े कर दिए गए और फ्रीजर में रख के 18 दिन तक उनको जंगलों में फेंका गया। वो भी आपको बताऊंगा, सब्र रखिए, सब आपको बताऊंगा। होता क्या है कि वो पुलिस को बताता है 18 मई को झगड़ा हुआ था। झगड़े में इतना गुस्सा उसको आया, आफताब को गुस्सा आया और उसका श्रद्धा का गला दबा दिया। और वो गला जब तक दबाता रहा जब तक उसके प्राण पखेरु नहीं उड़ गए, उसकी जान नहीं चली गई और श्रद्धा की मौत हो जाती है। उसके बाद वो मार देता है और सो जाता है आराम से। देखिए कितना क्रूर वो हत्यारा होगा कि किसी को मार डालता है, और किसी को क्यों, अपनी प्रेमिका को जिसके साथ उसने 3 साल बिताए हैं, उसकी जान ले लेता है। उसको अपने जो रूम है, जो उसका कमरा है, उसी में वो डाले रखता है और सो जाता है आराम से। अगली सुबह वो फ्रिज लेकर आता है। जी हाँ, एक दुकान से वो फ्रिज लेता है, डबल डोर का ये फ्रिज है। आरी लेकर आता है, बैग और पन्नियां भी वो खरीदता है जिसमें टुकड़ों को बारी बारी से वो पैक करके फेंकता रहा है। 18 दिन तक ये क्रूर ड्रामा या क्रूर ये इंसानियत को शर्मसार करने वाली हैवानियत चलती रही। 18 दिन तक वो टुकड़ों को अलग अलग सुनसान जगह पर रात के 2 से 3 बजे के बीच वो फेंकता रहा। अगले दिन दोपहर को वो बाथरूम में शव को, लाश को लेकर जाता है, उसके टुकड़े करना शुरू करता है। और टुकड़े किससे? उस आरी से। और बाकी टुकड़े, जितने टुकड़े उससे, क्योंकि लाश थी, वो थक गया था, वो टुकड़े नहीं कर पा रहा, जितने टुकड़े हुए उसने पन्नी में पैक किए, फ्रिज में रखे। जो बॉडी बच गई उसको भी उसने फ्रिज में ही डाल दिया। और दोस्तों बता दूं, उसी फ्रिज में वो पीने का पानी रखता था, उसी फ्रिज में वो चाय बनाने के लिए दूध अपना रखता था। कितना क्रूर वो व्यक्ति होगा। हम यहां हाथ पर अगर किसी मच्छर का भी खून लग जाए तो उसको भी 2 बार धोते हैं, और उसने तो अपनी प्रेमिका के टुकड़े किए थे। कितना इत्मीनान से वो बैठा रहा, सोता रहा, खाता रहा, पीता रहा 18 दिनों तक। वो लगातार अपने काम ऐसे करता रहा जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन एक लड़की इस दुनिया को अलविदा कह चुकी थी, हत्या उसकी हो चुकी थी। आगे क्या हुआ वो भी सुनिए। 19 मई की रात को, 18 मई को वो उसकी हत्या करता है। 19 मई को दिन में उसने साजो सामान इकट्ठा कर लिया। 19 मई की रात को 2 बजे वो निकलता है, क्योंकि उसने प्लानिंग की थी। अनुपमा हत्याकांड से वीडियो उसने देखे थे, उसने वहां सीख लिया था कि हत्या कैसे की है, तो अब ठिकाने कैसे लगाना है। 19 मई की रात 2 बजे वो निकलता है, मेहरौली के जंगल की ओर चलता है। और ताज्जुब की बात कि रात के 2 बजे ना तो कोई पुलिस, ना कोई आम व्यक्ति उसे टोकता है। वो कंधे पर, आप जैसे विजुअल में भी देख रहे हैं, फोटोज में भी देखते हैं, कंधे पर पिट्ठू बैग था। पिट्ठू बैग में ही उसने 18 दिन तक वो लाश के टुकड़े फेंक दिए। डिस्पोज ऑफ उस लाश को उसने 18 दिन में किया, किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। उसके बाद क्या करता है, 19 की रात को वो निकलता है और मेहरौली के जंगल पहुंचता है। वहां पर जो टुकड़ा था उस बैग से निकालकर फेंक देता है, ताकि वहां पर जंगली जानवर होंगे, वो खा जाएंगे, खत्म कर देंगे, निशान मिटा देंगे उसके पाप का। लेकिन परमात्मा बहुत बड़ी शक्ति है, वक्त का पहिया घूमता है, दोबारा से आदमी को वहीं लाकर खड़ा कर देता है जहां से उसने पाप किया होता है। वही हुआ इस मामले में। 20 मई वो फिर इंतजार करता है, यानी तीसरा दिन, हत्याकांड का तीसरा दिन। 20 मई की रात को वो फिर उठता है, रात के 2 बजे वो फिर निकलता है। उसी बैग में, उसी पन्नी में वो टुकड़े, उस शरीर के
वो हिस्से रखता है और जंगल या सुनसान इलाके में पहुंचता है। और दोस्तों बता दूं कि 5 जून तक ये सिलसिला चलता रहता है। 18 दिन तक लगातार वो टुकड़ों को फेंक कर आता रहता है, किसी को कानो कान खबर नहीं होने देता। अड़ोसी पड़ोसियों से भी 18 दिन तक वो संपर्क नहीं रखता, बात नहीं करता, लाश को ठिकाने लगाता रहता है। बता दूं कि एक लड़की का हत्या, एक लड़की की हत्या हुई थी यहां पर, और दिल्ली यूं ही मदमस्त चल रही थी जैसे कुछ हुआ ही नहीं। सवाल पुलिस पर भी उठते हैं कि आखिर पुलिस कहती है कि मुस्तैद है, आपके लिए है, लेकिन वो भी अनजान रही, लोग भी अनजान रहे। रात के 2 बजे एक बैग लेकर एक शख्स निकलता है और लोग उसे टोकते भी नहीं। और वो कितना बेरहम होगा, डर नाम की चीज उस व्यक्ति को नहीं होगी जो रात के 2 बजे लाश के टुकड़े लेकर निकला है, क्योंकि एक डर रहता है कि कोई भी चेक कर सकता है, कोई भी रोक सकता है। लेकिन वो डर नहीं था। क्या उसे कानून का खौफ नहीं था, या उसे यकीन था कि वो पकड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि उसी D93/1 में वो रह रहा था हत्या करने के बाद भी। वही फोन नंबर वो इस्तेमाल कर रहा था। उसके बाद मैं बता दूं कि 18 दिनों तक वो ठिकाने लगाकर अपनी नॉर्मल जिंदगी में चला गया। इस दौरान उसने किया क्या? सबूत मिटाने के लिए उसने अपने घर में, जब उसने 18 तारीख को हत्या की थी, अगले दिन उसने 19 को जब बाथरूम में शव के टुकड़े किए, उस बाथरूम को उसने धोया अच्छे से, परफ्यूम घर में छिड़का ताकि बदबू बाहर ना जाए। उसके बाद जब वो 18 दिन तक ठिकाने लगा देता है, 5 जून के बाद वो फ्रिज को भी साफ कर लेता है और उसके बाद उसी घर में बेखौफ रहता है, खबर किसी को होने नहीं देता, किसी मित्र को, किसी सगे संबंधी को, पड़ोसी अड़ोसी को, किसी को कानो कान खबर नहीं होती। और कहना तो यह है कि बहुत सारी बम्बल डेटिंग ऐप से बहुत सारी लड़कियों के भी संपर्क में वो था। वो आती रही, लड़कियां उनसे मिलने वहां आती रही, लेकिन किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। एक को मौत के घाट उतार चुका था, बाकियों के साथ क्या संबंध थे ये खुलकर सामने नहीं आ रहा, लेकिन बताया जा रहा है कि बहुत करीबी संबंध उन महिलाओं से रहे हैं। तकरीबन 1.5 से 2 दर्जन वो महिलाएं हैं। चलिए उस पर नहीं आऊंगा, मैं बताऊं कि हुआ क्या। जब पिता को पता चला कि मेहरौली बेटी गई है, तो मेहरौली थाने में उन्होंने तहरीर दी और वहां पर पहुंचे। उसके बाद अब तलाश आफताब की थी। उसके बाद बेटी का पता चला कि हत्या हो गई है, और इसी नवंबर में पता चला कि हत्या कर दी गई, टुकड़ों में कर दी गई। और अब उस भाई के, उस पिता के सीने पर क्या गुजरी होगी, जिसकी बहन को, जिसकी बेटी को टुकड़े कर दिए गए। पुलिस भी सन्न रह गई थी। अब पुलिस के सामने चुनौती थी, जो उसने बताया है उसके अनुसार उस टुकड़ों को, उस लाश के हिस्सों को ढूंढना है। आज तकरीबन लगातार 12 दिन हो चुके हैं, पुलिस लगातार ढूंढ रही है। अभी तक कुछ टुकड़े मिले हैं जिनका DNA मिलान किया जाएगा भाई से और पिता से। उसके बाद बहुत सारी चीजें निकल कर आएंगी। लाश के टुकड़े ढूंढे जाएंगे, DNA मिलान किया जाएगा, पुख्ता सबूत इकट्ठे किए जाएंगे, ताकि कड़ी से कड़ी सजा आफताब को दिलाई जा सके। कानून अपना काम करेगा, हम उस पर उंगली नहीं उठाएंगे, लेकिन सोचना होगा हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को, कि माँ बाप से दूर जाकर उनका कौन भला करेगा, कौन उनकी रक्षा करेगा, कौन उनकी फिक्र करेगा। क्योंकि झगड़े हर प्रेमी में होते हैं, पति पत्नी में होते हैं, लेकिन हत्या कोई नहीं करता। और हत्या अगर हो भी गई तो यूं टुकड़ों में कोई नहीं बांटता। अगर वो अपने भाई के, अपने पिता के, अपने मित्रों के संपर्क में रहती, आवाज उठाती, आफताब का जो जुर्म था उसके खिलाफ आवाज उठाती, तो आज वो यूं टुकड़ों में नहीं बटती। और आज हम आपको ये कहानी पोस्टमार्टम जुर्म में नहीं सुना रहे होते। कितना मुश्किल होता है अपने परिवार से दूर रह के सरवाइव करना। श्रद्धा की गलती थी, अपने परिवार से दूर हुई। श्रद्धा की गलती थी, अपने भाई के, अपने पिता के संपर्क में नहीं रही। उसने आफताब के जुर्म के खिलाफ आवाज नहीं उठाई। वो दर्द सहती रही, वो जुर्म सहती रही, और उसी की सजा मिली उसे, क्योंकि आफताब को यह पता चल चुका था वो अकेली है।
आप इस पर क्या राय रखते हैं? क्या श्रद्धा की गलती मानते हैं या हैवानियत मानते हैं आफताब की? हमें जरूर बताइए। और पोस्टमार्टम जुर्म का एपिसोड पहला कैसा लगा वो भी हमें जरूर बताइएगा। आपके सुझाव आमंत्रित हैं, आपके कमेंट हम बड़े चाव से पढ़ेंगे। अगली कहानी क्या ले वो भी जरूर बताइए। क्या सोनाली फोगाट का हत्याकांड ले या फिर निर्भया हत्याकांड ले? जब जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। पोस्टमार्टम जुर्म का से मैं यशपाल कंचन, बहुत बहुत धन्यवाद।